तो देखो लोग, अब हम लोग को क्या करना है कि गति का निर्धारण करना है ग्राफीय विधि से। पहले हम लोग गति के बारे में बहुत सारी चीज़ जितना सीखना था, जितना अभी इस स्तर पे हम लोग को ज़रूरी था उतना हम लोग सीख चुके हैं। ग्राफ भी देखना सीख चुके हैं कि ग्राफ कैसे देखते हैं, ग्राफ क्या बताता है, ग्राफ क्या कहना चाहता है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर आएँ तो ये भी देख चुके हैं कि ग्राफीय विधि से अब हम लोग ये जो लास्ट है, ये हम लोग जो कुछ देखना है कि गति का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग के पास 3 सूत्र रहता है। ये तीनों सूत्र दिमाग पे रहना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये इतना फार्मूला है। लास्ट वाला सूत्र को अक्सर ऐसे भी देखा जाता है, कहीं कहीं पर तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। हाँ, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ इधर आ जाएगा तो वही आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में कभी कभी देखने को मिल रहा है। तीनों चीज़ में, तीनों ये सूत्र के पीछे जो सबसे मेन पॉइंट ये है, ये तीनों सूत्र का एक लिमिट है। ये नहीं कि ये हमेशा अप्लाई हो जाएगा। उसका लिमिट क्या है ये बताओ। हाँ, राशि दिया रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा इसका लिमिट ये है, हम बताते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन फिक्स होना चाहिए। ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, फिक्स। इसमें भी बदलेगा, यू बदलेगा, चाल बदलेगा, समय बदलेगा, दूरी बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा तो वो है त्वरण। तीनों इक्वेशन के केस में त्वरण नहीं बदलना चाहिए। जब भी ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो ये फार्मूला तभी डिराइव किया गया है जब तक हम लोग त्वरण को क्या मान के चले हैं, फिक्स मान के चले हैं। 11th-12th क्लास में जब जाओगे तो त्वरण भी फिक्स नहीं रहता है, वो भी बदलता है और फिर हम लोग को सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है हम लोग के लिए कि त्वरण फिक्स है, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है त्वरण के बारे में। तो त्वरण ही फिक्स रहेगा, उसी त्वरण के आधार पे हम लोग को बाकी सारा चीज़ क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है अपना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ये इक्वेशन कैसे आया है एक तरह से हम समझा देते हैं, अगर देखेगा लोग तो। यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आया है, तो ये हाँ बोला, हाँ वो भी देखने को मिलता है। तो वही तो हम बताना चाह रहे हैं। देखो a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, क्या बोल रहा है, हाँ इसी से डिराइव हुआ है। ए का परिभाषा हम लोग क्या देखे हैं पहले, वेग में परिवर्तन, v2 माइनस v1, बता में समय में परिवर्तन, t2 माइनस t1। अब इन दोनों को कंपेरिजन करके देखो, v2 जो अपना अंतिम वेग होता था उसी को इसने क्या बोल के रखा है, v। यह है अपना अंतिम वेग। इसके बाद जो अपना v1 प्रारंभिक वेग पढ़े थे हम लोग जब त्वरण का परिभाषा पढ़ रहे थे, उसी को इसने u बोला है, प्रारंभिक वेग। इसके बाद अपना t2 की जगह पे क्या लिखा गया है, t। ये अपना क्या है, अंतिम समय है। और t1 की जगह पे क्या लिखा गया है, बताओ। नहीं, समय है ना, त्वरण का बात ही नहीं है। हाँ तो प्रारंभिक समय, तो उसका वैल्यू कितना है, ऊपर वाला से कंपेरिजन करके बताओ इन दोनों में। t1 का वैल्यू कितना आएगा, v2 v हो गया, v1 u हो गया, t2 t हो गया, तो t1 कितना होगा, t1 0 होगा, जो अपना है प्रारंभिक समय। वही बात हम पिछला बार भी बता रहे थे तुम लोग को जब समझाए थे, तो कि प्रारंभिक समय हम लोग क्या मान के चलते हैं, 0। जब 0 रहता है तब जाके अपना वैल्यू मिलता है। बताए थे ना क्वेश्चन में एक बारी कि जब 0 नहीं रहता था तो हम लोग को कुछ और तरीका से करना पड़ता था उसको। और जब 0 नहीं, तो अगर 0 पे रहता था, जैसे कि हम बता रहे थे तुम लोग को कि अगर मान लेते कि वो चाल निकालना रहता था और बोल देते थे कि अभी हमारा, हम बोल देते कि 2 सेकंड पर चाल अपना 5 मीटर पर सेकंड है, तो हम बोलते थे कि 3 से 4 सेकंड पर चाल क्या होगा, पूछते थे ना। जबकि एक्सेलरेशन दिया रहता था कितना, मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, चाहे 6 मीटर बोल देते हैं कि 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है गाड़ी, और हम ये आके पूछ दिए कि 4 सेकंड पे कितना चाल होगा। ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है और 2 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड चाल है, तो हम लोग नहीं बता देंगे, बता देंगे। लेकिन ये चीज़ में ये फार्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा क्या एक ही बार में,
नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को जो u है, u कब का समय होता है, u कब के लिए होता है, जब टाइम कितना होता है 0। और हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम बोलेंगे 2 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है, u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम 2 सेकंड है। तो हमको पहले इसके मदद से असली u निकालना होगा, इस फॉर्मूला में रख करके। तो इसमें जब निकालने जाएंगे तो 2 सेकंड को t मान लेंगे और 5 मीटर पर सेकंड को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे पहले बार में, और फिर निकालेंगे। यही ना बताए थे हम पिछला बार ही, हाँ। इसी के आधार पे तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सॉल्व करने के लिए अगर असली फार्मूला हम लोग लिखने जाएँ तो हम लोग कैसे लिखना पड़ेगा इस चीज़ को, अगर असली रूप में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखना पड़ेगा, जैसे कि V2 लिखना चाहते हैं तो V2 बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग अंतिम समय निकालना है तो V2 बराबर लिखेंगे हम लोग V1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 लिखेंगे ना। यहाँ से आ जाएगा ऐसे, देख लो लोग, वहीं यहाँ से V2 के जगह पे हम लोग अंतिम अपना V है और U2 के जगह पे V1 के जगह पे अपना U है, तो ये अपना A हो गया, ये हो गया T2 माइनस T1। तो ये फार्मूला हम लोग हमेशा यूज कर सकते हैं जब 2 गो समय कुछ भी दिया जाएगा। तो अब ये फार्मूला तुम यूज कर सकता है आसानी से यहाँ पे कि V का वैल्यू निकालना है, U का वैल्यू मालूम है कि 5 है और A का वैल्यू मालूम है कि 6 है और T2 का वैल्यू कितना है 2 है और T1 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू 2 नहीं है, T2 का वैल्यू कितना है 4 है और T1 का वैल्यू हो जाएगा 2। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कहीं से भी तुम कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए, कहीं पे गड़बड़ाना नहीं देना है केवल। तो यहाँ 4 में से 2 गया 2, 12, 5, 17 हो गया, तो 17 मीटर पर सेकंड से ये चलने लगेगा। वैसे भी हम लोग को दिख सकता है यहाँ पर कि 4 सेकंड बाद पूछ रहा है और हर 1 सेकंड में हम लोग को पता है कि 6 मीटर पर सेकंड चाल बदल जा रहा है ना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर 1 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा, तो 2 सेकंड बाद 12 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। तो अभी 5 मीटर पर सेकंड था, 2 सेकंड 12 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के 17 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वही अपना आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे देख लिए कि ये ऐसे आ सकता है। उसके अलावा तुम अपने बुक में देखो क्या दिया गया है, तुमको ये चीज़ का इक्वेशन के बारे में दिया गया है ग्राफ से निकालने को। ये जो ग्राफ है यहाँ पे, ये जो लाइन पड़ा गया है, इस लाइन के आधार पे ये दूरी निकाल रहा है। ये देखो ये कौन सा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ, और इसमें देखो लाइन पड़ा गया है यहाँ से। अब दोनों हम ग्राफ में तुम लोग को मीनिंग समझाते हैं, 2 ग्राफ का। यहाँ पे वेग समय ग्राफ हम लेते हैं, समझना लोग उसका मीनिंग। वेग समय ग्राफ है अपने पास ये दोनों ग्राफ में ढलान सेम है कि अलग अलग है, हम बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी यहाँ से ऐसे कर देंगे तो 30 डिग्री रहेगा। अब बताओ लोग, सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा ढलान? सेम, अगर एंगल सेम रहता है तो सेम रहता है, ठीक है। जैसे देख के भी दिख रहा था कि एंगल सेम ही है एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि टी के साथ। ये चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ बताना हमको, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर है, तो दोनों का कोण एक्स के साथ अलग अलग होगा कि सेम सेम होगा? बताओ। एक्स के साथ दोनों का एंगल सेम सेम होगा कि अलग अलग होगा? नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा, सेम होगा, सिंपल बात है। वही तो ऊपर में दिखाए हम, क्यों सेम होगा? क्योंकि एंगल देखने के लिए हम लोग को दोनों कोण को तो पहले मतलब हम बोले कि एम का एंगल निकालो एक्स के साथ, यही ना हम बोल रहे हैं। एल का तो दिख रहा है कि ये होगा,
एम और एक्स का नहीं दिख रहा था। हम लोग क्या करते हैं, एंगल कब निकालते हैं, दोनों को पहले हमको थोड़ा सा पीछे भाग के कटाने वाला पॉइंट निकालना होगा। तो अब देख लो सेम सेम एंगल नहीं है, केवल शिफ्टे तो है। तो तुम एक्स को भी यहाँ पे ऊपर लेके जा सकता था और बोल सकता था कि सेम एंगल बनेगा, ये तीनों सेम एंगल बनेगा। यहाँ पे थीटा ले लो, यहाँ पे थीटा ले लो, यहाँ पे थीटा ले लो, सब एकदम समान एंगल है, नहीं है? बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये सब सेम एंगल, देख लो यहाँ पे ये दोनों बोल दिए कि समानांतर है, एम और एल समानांतर है। तो यहाँ पे ए और बी ये कैसा कोण हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, बराबर हो गया। दूसरा तरीका देखें, अगर हम बोल देते हैं कि यहाँ पे किसको समानांतर बोलते हैं, हाँ यहीं पे बोल देते हैं कि ये और दोनों समानांतर है, तो ये वाला भी एक प्रकार से संगत कोण ही है। यहाँ पे ये पूरा देख लेंगे तो 90 डिग्री बना रहा है ये ऐसे, ये भी बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ये बराबर है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। अब देखना, तो जब एंगल समान है, मतलब कि जब एंगल समान है तो ढलान भी समान है, और ढलान समान है तो ये एक समान गति का उदाहरण है कि नहीं, एक समान गति। दोनों के केस में गति एक समान है कि असमान है गति? क्यों एक समान कैसे है? हम एंगल से गति बताए थे कि हम चाल देख के गति बताना होता है कि चाल बदल रहा है कि नहीं इसमें। क्यों नहीं बदल रहा है चाल? ये किसका ग्राफ है? दूरी कहाँ है? वेग है। तो वेग समय का ग्राफ है, तो इसमें वेग बदल रहा है कि नहीं समय के साथ? बदल रहा है, क्योंकि इस समय पे दोनों ही बदल, मतलब तो वही तो बोले, कल भी बताया था हम, समय के साथ वेग बदल रहा है। समय बदल रहा है तो वेग बदल रहा है, एक ही चीज़ हम ऐसे बोलेंगे इधर से। तो वेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इसमें बदल रहा है। तो जब वेग बदल रहा है तो एक समान गति होगा कि असमान गति होगा? एक समान कैसे हो जाएगा? अब असमान गति हो जाएगा, क्योंकि वेग बदल रहा है। अभी इस समय पे मान लेते हैं कुछ वेग मिलेगा, इस समय पे कुछ वेग मिलेगा हमको, तो जब चाले बदल गया तो हम लोग असमान गति हो जाएगा, ठीक है। हाँ चाल बदल रहा है, डिफरेंट दूरी तय होगा हर समय में, एक समान दूरी तय नहीं होगा समान समय अंतराल में, तो ये असमान गति है। लेकिन फिर भी बताओ कि इन दोनों ग्राफ में अंतर क्या है। इस ग्राफ को देखो, पहला ग्राफ में t=0 पर गाड़ी का चाल कितना है, और दूसरा ग्राफ में t=0 पर गाड़ी का चाल कितना है। हाँ, और दूसरा में कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से चालू हुआ है। तो जब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, t=0 पर हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, और ये तो ओरिजिन पर ही है, तो 0,0 पे पास हो रहा है, तो 0,0 पे लाइन है, मतलब कि अगर समय अपने 0 है तो चाल भी क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा 0,5। तो हम लोग ये जो फार्मूला अपने लगाए हैं v=u+at, अगर इसी u में अगर 0 कर देते हैं तो अपना फार्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा v=at। और अगर u 0 नहीं है तो ये वाला अपना फार्मूला रहेगा v=u+at। तो ये दोनों के लिए ग्राफ था अपना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जैसे जैसे u बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपना ये ग्राफ कहाँ जाते जाएगा, ऊपर जाते जाएगा। देखना यहाँ पे बना रहे हैं। अगर कोई तुमसे पूछ दिया कि इसमें से l, m, n ये दूरी समय ग्राफ है, इसमें से किसका चाल सबसे ज़्यादा है, प्रारंभिक चाल, तो किसका, n का। n का प्रारंभिक चाल सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊपर में है। t=0 पे चेक करेंगे, प्रारंभिक चाल के लिए क्या करना है, t=0 पे चेक करेंगे कि किसका चाल सबसे ज़्यादा है। इसमें देखेंगे t=0 पे कम है, इसका ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है। हाँ 0 पे सबसे ज़्यादा चाल है। अब तीनों का एक्सेलरेशन क्या है, समान, त्वरण।
हाँ समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि तीनों का ढलान समान है, तीनों एक समानांतर है। जब तीनों एक दूसरे का समानांतर है तो जो एंगल इसके लिए बना वही एंगल इसके लिए भी बना, वही एंगल इसके लिए भी बना। जब तीनों का एंगल सेम तो तीनों का ढलान सेम, और तीनों का ढलान सेम तो दूरी इस वेग समय ग्राफ में ढलान क्या देता है? त्वरण देता है। दूरी समय ग्राफ में ढलान क्या देता है? चाल देता है। तो यहाँ पे तीनों का ढलान सेम हो गया। यहीं अगर दूरी समय ग्राफ रहता, अगर एस टी ग्राफ बना देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि तीनों का चाल समान है। और ये t इक्वल टू 0 पे तीनों का पोजीशन बताता है कि किसका पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। तो तीनों का पोजीशन अलग अलग रहता है। तो सबसे t इक्वल टू 0 पे सबसे दूर कौन खड़ा रहता है? n खड़ा रहता है। तो पिछला में जब भी कर रहे हैं तो भी कहने से बोल रहे हैं कि तीनों के केस में सबसे ज़्यादा चाल हो गया n का, और जैसे ही इसको s कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तीनों के केस में सबसे ज़्यादा दूरी हो गया किसका? s का। तो ये यहाँ पे s लिखा गया है कि v लिखा गया है, यही चीज़ बताएगा कि किस समय पे क्या चीज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो देखो यही चीज़ यहाँ पे निकाला जा रहा है। यहाँ पे ये अपना चीज़ ऐसे निकाल रहे हैं लोग। अब हम लोग अपना यहाँ पे दूरी भी निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे कि उसी चीज़ को निकाला गया है। ये कहाँ से आ गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर्मूला डिराइव करने को आता है ना शायद? वैसे डेरिवेशन तो तुम लोग पढ़ा ही होगा अपना क्लास में, सर लोग डेरिवेशन लिखवा दिए होंगे, फिर भी हम बता देते हैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए। ये अपना टाइम है, ये अपना v है, और ये अपना इनिशियल स्पीड u हो जाएगा ना। और इसको हम लोग टाइम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब हम लोग को पूरा दूरी निकालना है हम लोग को। तो ये वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ में दूरी क्या होता है? बीच का एरिया। अगर ये क्षेत्रफल निकाल देंगे हम लोग तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? दूरी मिल जाएगा कि t समय ग्राफ में कितना दूरी तय हुआ। तो हम यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देते हैं, a b c d e, हो गया ना एरिया। अब कुल एरिया, जो एरिया होगा अपना वही अपना, जैसे कि दूरी भी निकल जाएगा, लेकिन दूरी से पहले हम लोग इतनी निकालते हैं, यहाँ पे v निकालते हैं कि v कितना होगा। ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो हम बता ही दिए हैं कि सिंपली ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा का समीकरण जानता है लोग क्या होता है? मैथ में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है लोग, ऐसा नहीं पढ़ा है लोग। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा है लोग, हैं? चलो कोई बात नहीं पढ़ा है लोग तो इससे दिक्कत नहीं है। तो ये अपना आ गया, अपना भी आ गया यहाँ पे। अब हम लोग को पता है कि इसका हम लोग ये निकाल सकते हैं, क्या चीज़ निकाल सकते हैं? त्वरण निकाल सकते हैं ना। इस केस में हम लोग को सब चीज़ तो मालूम है, नहीं मालूम है क्या? त्वरण हम लोग इसका निकाल सकते हैं। देखो त्वरण कैसे निकालेंगे? हम लोग को t समय पे निकालना है इसका चाल। तो t समय पे इसका नहीं, त्वरण क्षेत्रफल से तो इसका दूरी निकलेगा। हाँ, तो अब पहले हम लोग त्वरण निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका त्वरण कितना आएगा। ठीक है, बता रहे हैं। तो त्वरण के लिए क्या होता है यहाँ पे? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 होगा। अब ग्राफ देख के पुट करना है, v2 और t1 t2। तो t1 किसको मान लेते हैं? a पॉइंट को t1 मान लेते हैं और b पॉइंट को t2 मान लेते हैं। तो देखो अब बताओ, a पॉइंट v2 कब का वेग होगा? t2 पर का है ना, तो v हो जाएगा, जो कि अपना अंतिम वेग निकालना है। और v1 कब का वेग होगा? t1 पर का, तो u हो जाएगा। और t2 का वैल्यू कितना होगा? t हो जाएगा, t, और यहाँ पे t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से आगे v माइनस यू बटा टी। यहाँ से ये अपना पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया कि नहीं हो गया? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हो गया ना। तो ये हो गया अपना पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये हम लोग ये फॉर्मूला क्यों लिख पाए त्वरण के लिए? क्योंकि हमको पता है कि एक समान त्वरण है, ढलान बदल नहीं रहा है। और ढलान बदलता तो ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते थे। ऐसा कभी नहीं करना तुम लोग ना
कि देखना कि अच्छा ये भी भी ग्राफ है, ये भी टी ग्राफ है और ऐसा कहीं पे दिया गया है तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको T1 बोल देते हैं, इसको U मान लेंगे, और यहाँ पे T2 बोल देते हैं, इसको V मान लेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि ये एक समान है ही नहीं तो यहाँ पे A नहीं मान सकते, A फिक्स नहीं है। असमान, हाँ, वेग असमान रूप से बदल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देने वाला चीज़ है, इसको अच्छे से समझ जाओ लोग, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार बता देते हैं, वीडियो भी अपलोड कर देते हैं, एक बार इसको अच्छे से समझ जाएगा लोग तो ठीक रहेगा। पिछला वाला चैप्टर आसान था, उसमें उतना समझने वाला चीज़ नहीं था, इसमें समझने वाला चीज़ है। फिजिक्स जब भी पढ़ाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा समझने वाला होगा, और मैथ, दोनों चीज़, फिजिक्स और मैथ दोनों समझने वाला होगा हाई रूप में। केमिस्ट्री में कहीं कहीं पे कोई कोई टॉपिक आएगा जो ज़्यादा समझने वाला होगा, बायोलॉजी में भी कुछ कुछ आएगा, लेकिन उस समय कुछ कुछ ऐसा भी मिल जाता है जो समझने वाला नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स और मैथ हर समय बहुत ज़्यादा समझने वाला होता है, दिमाग का पूरा दिमाग खपाना पड़ता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है चीज़ें। इसलिए अच्छे से देखा करो लोग, रिवाइज करा करो लोग, दिन भर टाइम रहता है, फालतू का मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है खेल लिए कूद लिए, लेकिन पढ़ाई भी होते रहना चाहिए अपना अच्छे से। ये चीज़ यहाँ पर अपना इतना हो गया, कहाँ गया ये, तो यहाँ पे ये अपना वैल्यू निकाल रहा है, देखो यहाँ से एक्सेलेरेशन से ही निकाला है। एक्सेलेरेशन के लिए बोला है वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ bd, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन bd हुआ है ना, ये वेग है, और वेग में परिवर्तन कैसे देखेंगे, ये है bd अपना, कि इनिशियली u था और अंत में कितना हो गया v हो गया, तो bd का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, v माइनस u, किताब पढ़ के अपना देख सकता है लोग। और समय में परिवर्तन कितना होगा ad, और ad का वैल्यू कितना लिखेंगे t माइनस 0, जो कि क्या आ जाएगा t, तो वही यहाँ पे लिखा है bd बटा में t, और bd का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से at, और bd का वैल्यू हम क्या निकाल के रखे हैं v माइनस u इक्वल टू at, तो v इक्वल टू क्या आ गया u प्लस at। कोई कुछ बोल रहा है? तो ये अपना हो गया यहाँ से, हाँ बोलो। अच्छा तो बोलना था ना, तुरंत बोलो लोग, bd कैसे होगा, bd का मतलब क्या लिखा गया है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कब बोलेंगे, हमारा अपना ग्राफ देख लेते हैं, कहाँ पे है हम, ये, हाँ तो बता रहे हैं, तो वेग में परिवर्तन कब बोलेंगे कि जब v2 माइनस v1 क्या है, यही है वेग में परिवर्तन। तो जब v2 माइनस v1 वेग में परिवर्तन है तो इसी को बोलते हैं v माइनस u, और v माइनस u क्या है, एक प्रकार से cd नहीं है, पॉइंट C और D, C और D कह दो, या फिर इधर से मतलब E कहे हैं और या F कहे हैं, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं D पॉइंट, इसको अगर यहाँ पे हम कह देते हैं, मान लो कि D पॉइंट को यहाँ पे लिखे हैं, उसको यहाँ पे रख देते हैं D हम, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट है, उन्हीं दो पॉइंट का अंतर है CD, तो ये वेग में परिवर्तन है, उसको हम लोग इस प्रकार से CD बोल सकते हैं। ये CD जो लंबाई है, इसी लंबाई को, ये लंबाई क्या है, एक प्रकार से v माइनस u के बराबर है, y एक्सिस पर का लंबाई है, और ये AB किस एक्सिस पर का लंबाई है, x एक्सिस पर का लंबाई है। क्या होगा, अंतिम माइनस नहीं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करना होता है, तो अंत में D बना है और शुरू में C था, D माइनस C होगा यहाँ पे, तो CD लिखे हैं यहाँ पे, तो इसको DC लिख देते हैं, ठीक है। हाँ तो ये अपना दूरी आ जाएगा यहाँ से, ये पहला, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ समय में हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा अपना b है, ये अपना समय का दूरी हो गया कि समय में कितना दूरी। दूरी का मतलब ये होता है कि दूरी का एक मतलब हम लोग लेते हैं कि ठीक है, दूरी जो फिजिकल हम लोग दूरी नाप रहे हैं चल के, एक दूरी होता है, हर चीज़ का दूरी निकालते हैं लोग, एक जो वही अपना क्वांटिटी है, अपना वैल्यू कितना ज़्यादा बदल लिए, उसको भी उस क्वांटिटी में दूरी बोलते हैं, ठीक है। अब समय में भी बोलेंगे कि समय में कितना दूरी तय हो गया, तो बोलेंगे कि ठीक है ए T1 से T2 चला गया है, समय में ये इतना दूरी है समय के लिए, है कि नहीं। तो ये चीज़ होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं
तो ये अपना पहला इक्वेशन था जो कि सबसे आसानी से निकल गया। अब नेक्स्ट चीज़ है अपना यहाँ पे कि समय और स्थिति में संबंध निर्धारित करना है कि समय और स्थिति में क्या संबंध है, यानी कि ये अपने आपको निकालना है यहीं अपना एस वाला वैल्यू, ठीक है, फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, फिर से एरिया निकालेंगे। हाँ, समलम निकाल के समलम चतुर्भुज का एरिया निकाल दो, चाहे 2 को निकाल दो। किसी को दिक्कत है क्या? निशान विकास, अगर दिक्कत है तो बताओ इसमें कि अगर नहीं तो एक बार अगर देखो तुम लोग को अगर दिक्कत यहाँ पर लग रहा होगा तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले ही बता देना कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा लेवल कम कर लिया जाएगा। अगर लग रहा है कि समझ में आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो दोबारा वीडियो देख लेना लोग और उसके द्वारा पूछ लेना कि इस वीडियो में इस समय पे प्रॉब्लम हुआ है, तो हम दोबारा वहाँ पे देख के उस चीज़ को हम लोग बता देंगे क्या वहाँ पर प्रॉब्लम है, डिस्कस कर लेंगे। यही 2 चीज़ कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई पॉइंट बचता नहीं है कि नहीं? यही 2 काम किया जा सकता है, या तो तुम मेहनत करो हमसे पूछ लो, नहीं तो ये बता दो कि नहीं इतना नहीं समझ में आ रहा है तो हम इतना दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता के छोड़ देंगे जितना दूर तक तुम लोग समझ सकता है ना। हाँ, तो दोनों तो बात एकदम क्लियर बात रखना है, बात करना है, कुछ शर्माने वाला बात नहीं है। नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना लेवल होता है। हाँ, ये नहीं कि हमको सब चीज़ आता ही है, हम अभी भी पढ़ते हैं, हमको भी कभी कभी आता है कोई चीज़, नहीं आता है, हमसे भी बड़ा लोग है हमको भी बताता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जॉब करते हैं तो हम लोग को नहीं पढ़ना होता है, हम लोग का जॉब जो है पढ़ाई वाला ही है, तो हम लोग को ही पढ़ना होता है, हमेशा सीखना होता है, ठीक है ना। तो हमसे भी जो बड़ा है तो हमको बताता है, नहीं आता हम जाकर पूछते हैं, तो वैसे ही चलता है काम। और जितना हो सकता है उतना अपना हम लोग कोशिश करते हैं, तो हमेशा ये कोशिश चलते रहता है। ऐसा कभी नहीं समझना होता है कि हाँ हम पीछे हैं आगे हैं, सबका अपना अपना दिमाग का स्तर है, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई थोड़ा सा जिसको ज़्यादा आता है तो कुछ बड़ा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो शर्माना नहीं है, तो अपना मेहनत करना है, मेन अपना ये है बस जो कल बताए थे कि अपनी तरफ से ईमानदार रहना है, बाकी सब तो ठीक ही है। तो दूसरा ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पे, उसको देखते हैं लोग, थोड़ा सा मेहनत करके उसको देख लेना लोग कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। टाइम तो रहता ही है, हम ऐसा नहीं हमको लगता है कि 10वां क्लास में लड़का लोग को टाइम नहीं मिले, ये कोई बोलता है तो हमको झूठ लगता है। ये आता है अपना फिर से आ गया यहाँ पे रहेगा T1, यहाँ पे रहेगा T2, यहाँ पे रहेगा अपना U और यहाँ पे अपना रहेगा V। T1 का वैल्यू हमको मालूम है कि 0 है और T2 का वैल्यू को हम T बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम लोग दूरी की बात करेगा तो दूरी के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं लोग, ABCD पॉइंट दे करके, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर इसको इस पॉइंट को A बोलेंगे, इस पॉइंट को भी A बोल देंगे, इस पॉइंट को B बोल देते हैं, इस पॉइंट को C बोल देते हैं, इस पॉइंट को D बोल देते हैं, इस पॉइंट को E बोल देते हैं, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। अब हम लोग को दूरी निकालना है, एस जो दूरी है वो एरिया हो जाएगा किसका, समलम चतुर्भुज ACD और E का, ACDE का एरिया हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ACDE का एरिया निकालने के अलावा हम लोग सिंपल काम करते हैं, ऐसे एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक आयत का एरिया ले लेते हैं BCDE का, और उसके बाद त्रिभुज का एरिया ले लेते हैं। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहता है? और ABE का एरिया ले लेते हैं, ये दोनों एरिया निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब बताओ BCDE एरिया जो आयत है उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, या तो BC इंटू CD करना पड़ेगा, और ABE का एरिया निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ गुना आधार, हाँ ऊंचाई जो होता है आधार का। आधार यहाँ पे क्या काम करेगा, आधार का काम कौन करेगा, BE करेगा, इंटू ऊंचाई का काम करेगा AB। ये अपना त्रिभुज है, AB ऊंचाई का काम करेगा ना, ये त्रिभुज का ऊंचाई है, ठीक है। अब बताओ हमको BC का वैल्यू कितना होगा, BC का वैल्यू कितना होगा ये क्या होगा, U हो जाएगा ना, इस तरफ देखो
u होगा, यहाँ तो बी सी का वैल्यू ई डी के बराबर होगा जो कि u है, और सी डी का वैल्यू कितना होगा, सी डी टी हो जाएगा। हाँ, सी डी का वैल्यू होगा T2 माइनस T1 और T माइनस 0 जो कि T आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, प्लस हाफ गुना ए बी ई का वैल्यू क्या होगा, बी ई वही होगा जो सी डी का वैल्यू था T, और ए बी का वैल्यू क्या होगा, केवल भी हम ए और बी यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं। भी माइनस यू होगा ना, ए डी का भी होता है, ए बी यहाँ से यहाँ है, मतलब कि यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है, तो भी माइनस यू। हाँ, अगर हाँ ए सी का कह दो चाहे ए डी का कह दो, उसका वैल्यू कितना होगा, भी होगा। ए ई का कह दो या फिर बी सी का कह दो, इसका वैल्यू कितना होगा, यू होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ए बी का वैल्यू कितना लिखेंगे, भी माइनस यू लिखेंगे। अब कैलकुलेट कर लेते हैं लोग इसको, यू टी प्लस हाफ भी माइनस यू इंटू टी है ये भी, इसको देख लो, कैलकुलेट कर लेते हैं लोग, हाफ इंटू भी टी माइनस हाफ इंटू यू टी, ये यहाँ से यू टी से यू टी कट जाएगा, हाफ यू टी बच जाएगा, प्लस हाफ भी टी हो जाएगा ना। यहाँ पे और एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है, हम लोग को किसका वैल्यू डालना था यहाँ पे, जानता है, भी माइनस यू का वैल्यू डालना था ए के बराबर ना, वो एक चीज़ गड़बड़ाया हुआ है। तो कहाँ पे वो चीज़ हम लोग करेंगे, ये देख लिया जाए हम लोग कहाँ पे इस चीज़ को डालेंगे कि भी माइनस यू का वैल्यू ए हो जाए, क्योंकि अभी इसको लेके जाएंगे ना तो ये कहाँ पे चला गया, ये फिर से पहला इक्वेशन पे चला गया, कट के चला जाएगा पहला इक्वेशन पे। तो हम लोग को एरिया निकालना था एज के टर्म में, तो हम लोग को ए के टर्म्स में लिखना है कि ए के टर्म में एरिया कितना बनेगा। तो ए के टर्म में एरिया कितना बनेगा, तो ये यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, रुक जाओ बुक देखने दो, बुक में कहाँ पे चले गया है। ये सब पैरामीटर एक थ्योरी के रूप में हम लोग को याद रखना होता है कि हम लोग को कैसे कैसे चलना है, ठीक है ना। ये सब बेसिक चीज़ है। क्षेत्रफल तो हम लोग को निकालना है, लेकिन क्षेत्रफल निकालना कैसे है ये आवश्यक है। यहाँ से हाफ इंटू ए बी इंटू आयत का क्षेत्रफल तो ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में ही गड़बड़ाया हुआ है। बीडी का जो लंबाई है उसको इसने 80 लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हो, बी माइनस यू को ए, केवल ए तो नहीं होगा, यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ से ये बी माइनस ए निकालते हैं, ठीक है। ये देखना लोग यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, दिमाग चलाओ लोग। यहाँ पर किसका आवाज़ आ रहा है, आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा साइलेंट रखना लोग, देखते हैं लोग क्या ताकि कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। बीडी की जगह पे इसने 80 लाया हुआ है ना, बीडी। तो बीडी अपना क्या था पहले से, ये पहले भी हम लोग कैलकुलेट किए थे लोग, बीडी वही था यहाँ पे, बीडी 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बीडी, यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू निकालते हैं ए, तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए का अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, तो ए का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, भी माइनस यू, तो भी माइनस यू अपॉन टी लिखेंगे, रखेंगे ना। यही चीज़ यहाँ पर से आएगा, तो जब ये चीज़ यहाँ पर से आएगा भी माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि भी माइनस यू जो है यहाँ पे अब हम लोग इसको विस्थापित कर देंगे। इसमें दिक्कत नहीं है ना, ये तो सॉल्व आ जाएगा ना, ऊपर भी हम लोग ये चीज़ निकाले थे। तो यहाँ पे देखो भी माइनस यू है और बटा में टी है, तो बस यहीं पे इस चीज़ को सुधारना होगा हम लोग को शायद, तो आ जाएगा। बटा में टी कर लेंगे हम लोग,
हाँ तो वही कर देंगे यहाँ पे। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसमेंट ज़रूरी था यहाँ पर। ये रहेगा यू टी, इसमें दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग अगर इधर ए टी कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी माइनस यू, तो वी माइनस यू की जगह पर अब क्या रख देंगे हम लोग, ए टी रख देंगे। तो यहाँ पे तो ये टी था, यहाँ पे ए टी रख देंगे। ये हो गया यू टी, ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से आ गया ना। वी माइनस यू को हम लोग ए टी लिख सकते हैं, सिंपल से, पहले से ही चीज़ हम लोग को मालूम है। झूठ का इतना आगे हम लोग चले गए हैं, है कि नहीं। मतलब कि इतना, ये इतना करने के बाद, इस स्टेप पे आने के बाद हम लोग सीधे बोल देंगे कि समीकरण 1 से, बस ऊपर वाला पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला सिद्ध कर चुके हैं ना, तो बोल देंगे कि पहला समीकरण से वी माइनस यू की जगह पे ये रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हम लोग पहले जो सॉल्व किए रहते हैं उसका कैसे मैथ में देखा होगा, प्रूफ जब पहला प्रमेय सिद्ध हो जाता है तो बोलते हैं लोग प्रमेय उसके आधार पे इस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं। हर बार थोड़ी कि प्रमेय का प्रमेय सिद्ध करते चलते हैं। हाँ, तो एक बार जब सिद्ध हो गया, पहले के आधार पर दूसरा सिद्ध होता है, दूसरा हो जाता है उसके आधार पर तीसरा होता है, नंबर बना के रखा जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी चीज़ है। अब आते हैं हम लोग और तीसरा देखते हैं। तीसरा बाकी है ना, कि समय और स्थिति में अब संबंध देखना है। पहला वाला जो संबंध था कि भी इक्वल टू यू, तो प्रारंभिक दूरी और समय और चाल में संबंध था। दूसरा में हम लोग का दूरी और समय में संबंध निकालें। अभी हम लोग समय और स्थिति में संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि समय और स्थिति में क्या क्या संबंध बनता है। ये वाला हो गया ना, वेग और स्थिति में निकालना है संबंध। ठीक है, हाँ, वहाँ से हम लोग जैसे कि पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग किसके किस में संबंध निकाले थे, वेग और समय में निकाले थे। ठीक है, पहला केस में वेग और समय में, इसमें निकाले हम लोग स्थिति और समय में, क्योंकि चाल और प्रारंभिक तो फिक्स ही रहता है। तो बचता कौन है, इस समय और स्थिति। इसके केस में तो समय, इसके केस में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या फिक्स रहता है। पहला के केस में यू फिक्स रहता है और त्वरण फिक्स रहता है, तो वेग और समय में निकाले थे। दूसरा में हम लोग चाल और समय में निकाले, और इसमें किस में निकालेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें कौन कौन फिक्स रहेगा, यू फिक्स रहेगा और ए फिक्स रहेगा। तो निकालेंगे किसके किसके केस में, वी और एस के केस में। तो वेग और स्थिति के बीच में हम लोग को संबंध निकालना है। ठीक है, तो वेग और स्थिति के बीच में संबंध निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे देखना है। देखो लोग, इसमें आते हैं और इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि वेग और स्थिति में हम लोग को संबंध निकालना है। तो हम लोग को करना वही काम है कि अपना लेना वही है, ग्राफ वाला ही। ठीक है, लेना तो ग्राफ वाला ही है। बोलो, ये अभी तक यही नहीं पता है। बार बार हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बार बार इस पॉइंट पे हम लोग को क्या मिल रहा है, वेग मिल रहा है, तो वेग ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। दूरी लेते थोड़ी एक्सेलर, यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन क्यों मिल पा रहा है, क्योंकि वेग में परिवर्तन देख पा रहे हैं ना, थोड़ी ना कि दूरी में परिवर्तन देख रहे हैं। दूरी में परिवर्तन निकालते तो हम लोग को क्या मिलता, चाल मिलता फिर तो, है कि नहीं। हाँ, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको तुम लोग एक बार खुद से पहले प्रूफ करके और कल समझाना है। ठीक है, अपना दिमाग लगाना है कि कैसे हम, कोई जो भी हमको समझाएगा तीनों से समझेंगे, तीनों को समझाना है। अभी हम बता दे रहे हैं कि पहले कौन समझाएगा, कि पहले विकास समझाएगा, फिर समझाएगा निशांत, तब रतन समझाएगा। जो भी समझाएगा उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। एक ये तुम लोग का कल के लिए क्वेश्चन हो गया, दिमाग पूरा लगा के समझ जाना है कैसे सॉल्व हो रहा है ये चीज़। हम तुम लोग को चलो खुद से नहीं समझना है तो किताब में जो दिया गया इसी को समझ लेना है। ठीक है, ये किताब में ये चीज़ को कैसे सॉल्व कर रहा है, कैसे कैसे इक्वेशन लिख रहा है, हम इक्वेशन से ही पूछेंगे। ठीक है ना, और पूरा अपना समझाना है हमको कि हाँ ये हम किताब खोल लेंगे, पूछेंगे, उस चीज़ को तुम लोग को बताना होगा। समझ में आ गया ना तीनों कोई को। हाँ, है कि नहीं विकास, है नहीं है क्या, है तो अच्छा, चलो शायद वो सुन नहीं रहा है, हमको लग रहा है
कि सुन रहा है? कोई नहीं, देखो लोग यहाँ पर, ठीक है, वेग और स्थिति वाला आ गया यहाँ पर। तो इसको तुम लोग कल प्रूफ करके लाना लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ लेना क्या करना है कल के लिए। मतलब अभी प्रूफ करने के लिए कल कल हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले तुम लोग को समझने की कोशिश करना है, खुद से समझना है, अपने से समझ के आना और हमको समझाना है। नहीं, पहला बोल रहे हैं, तीसरा वाला केवल दो को तो हम समझाइए दिए, तो दोनों के बेसिस पे कम से कम तीसरा समझने की कोशिश किया जा सकता है ना। तो तीसरा खुद से समझना है कि चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं, दिमाग अपना लगाना है, दिमाग खोलना है और कल समझाना है हमको तीनों को लाइन बाय लाइन। पहले विकास समझाएगा, फिर निशांत, और तब जाके तुम समझाना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे आते हैं, एक दो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शायद ये अपना लास्ट हो जाएगा टॉपिक। एक समान वृत्तीय गति, ये बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। कितना समय हो गया है? 5:19 हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं हम, ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करके लाना लोग। एक उदाहरण ही सॉल्व कराते हैं। देखो इसमें इस क्वेश्चन को उदाहरण ही देखो, ईमानदारी से बिना इसका सॉल्यूशन देखे हुए एक अपने से सॉल्व करके आंसर बताओ लोग, ठीक है। और बाकी ये सारा सॉल्व कर लेना, ये जितना भी सॉल्व हो, जितना ज़्यादा सॉल्व हो सके बढ़िया है, लेकिन वो जो एक चीज़ समझाने वाला बोले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ के आना है और समझाना है, ठीक है। थर्ड वाला प्रमेय। अब देखते हैं हम लोग एक समान वृत्तीय गति, जो अपना लास्ट है, 10 मिनट इसमें लगेगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि कोई चीज़ वृत्त पे घूमता है, गोल 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 गोल, ठीक है। तो वृत्तीय गति जानने से पहले एक सिंपल मान लेते हैं, कोई अपना आयत पर ही गति कर रहा है। तो अगर आयत पे गति कर रहा है कोई, तो इसमें वो कितना बार अपना दिशा बदल रहा है एक चक्कर में? 4 बार। अगर हम लोग ऐसा बना देते हैं कोण, तो इसमें कितना बार दिशा बदल रहा है? 6 बार बदल रहा है। और वृत्त बना दिए तो उसमें कितना बार बदलेगा? एक भी बार नहीं बदलेगा, हैं? पक्का? हमेशा बदलते रहेगा, एक भी बार नहीं, अनंत बार बदलेगा, हर क्षण में दिशा बदल देगा, ठीक है। तो ये वृत्तीय गति का बात होता है कि एक तो बात हो गया कि वृत्तीय गति में क्या होता है कि दिशा हमेशा बदलते रहता है, पहला पॉइंट हो गया। वृत्तीय गति करने के लिए हम लोग को एक बल लगता है, बल के बारे में तो बाद में मान लेके जानेंगे कि बीच में रहता है। बहुत सारा वृत्तीय गति होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय गति कर रही है, चंद्रमा वृत्तीय गति करता है, लड़का लोग हाथ में रस्सी बांध के गोल गोल घुमाता है, वहाँ पर वृत्तीय गति होता है। ये सारा वृत्तीय गति होता है। वृत्तीय गति में क्या फिक्स रह सकता है और क्या फिक्स नहीं रह सकता है? वृत्तीय गति में चाल फिक्स रह सकता है कि नहीं? चाल फिक्स हो सकता है, एक समान चाल से वृत्तीय गति हो, लेकिन त्वरण फिक्स हो सकता है कि नहीं? नहीं, वेग बोल रहे हैं, वेग नहीं होगा, क्योंकि वेग दिशा बदल रहा है हमेशा, और वेग के लिए दोनों चीज़ फिक्स होना पड़ता है, चाल और दिशा। तो दिशा ही फिक्स नहीं है तो वेग फिक्स नहीं हो सकता है। दूसरा, इसके वेग अगर एक समान वृत्तीय गति होगा तो त्वरण 0 होगा। ये तो पता है कि अगर समान चाल से चलेगा तो त्वरण उसमें नहीं आएगा, और त्वरण हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, बदलवा, जैसे मतलब कि जैसे वो गति था वैसे ही हम लोग इसमें भी कि इसका चाल धीरे धीरे बढ़ते जाए, एक समान चाल से बदलेगा तो एक समान त्वरण बोल सकते हैं या असमान त्वरण बोल सकते हैं। कैसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना चालू कर रहे हैं, मतलब तो उसको त्वरण में जा रहा है ना। क्या? हाँ, एक समान चाल अगर त्वरण आ सकता है, त्वरण आएगा तो एक समान जो चाल है एक समान रूप से बढ़ते जाएगा, असमान चाल हो जाएगा, तो असमान चाल हो जाएगा और एक समान रूप से गति बढ़ने लगेगा। अगर त्वरण आ जाएगा, समान त्वरण रहेगा, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है अपना, चलो यही चीज़ था अपना, और इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कुछ है वृत्तीय गति में, देख लेते हैं हम कुछ। वही बोला है कि अनिश्चित रूप से अपना आकार बढ़ते जाएगा और अंत में वृत्त बन जाता है, और ऐसे ऐसे हम लोग घुमाते हैं वृत्तीय गति निश्चित रूप से परिणाम में।
ये बहुत सारा यहाँ पे गति का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें अपना स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है कि कितना दूरी तय हुआ। तो वही बताए थे ना कि स्थिति एक पॉइंट है और दूरी या विस्थापन क्या है, स्थिति में परिवर्तन है। जिस प्रकार से समय एक पॉइंट था और अंतराल वो क्या था, समय में परिवर्तन था ना। बताए थे ना कि समय में जब परिवर्तन होता है तो हम लोग को पता चलता है कितना समय व्यतीत हुआ। नहीं तो वैसे तो समय एक पॉइंट होता है, अंतराल। तो दोनों चीज़ का अंतर अपने आप को समझ में आते रहना चाहिए। अब इसी वस्तु का गति का समान या असमान होना वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जो नियत है या बदल रहा है। अगर वेग बदल रहा है तो असमान गति हो रहा है, अगर नहीं नियत है, फिक्स है, तो समान गति हो रहा है। यही चीज़ है। तब ये सब फार्मूला अप्लाई करना, क्वेश्चन बनाना लोग। तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर